भूमि पर काम कौन करेगा, श्रम किसका होगा। अब बात आती है ये भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा मुख्य कारक है। किसी भी जमीन पर जितनी मेहनत से काम किया जाता है उतना ही फल उस भूमि से प्राप्त होता है। जहाँ तक श्रम की बात है, छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों पर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका खेती पर श्रम की जो व्यवस्था है वो बढ़ जाती है। यानी अगर एक छोटा सा खेत है तो उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो श्रम बढ़ जाता है। और इस क्षेत्र में वो श्रमिक आते हैं खासकर जो भूमिहीन होते हैं या छोटे छोटे प्लाटों पर काम करते हैं। जिनके लिए ये लोग काम करते हैं, मजदूरी, पैसे, वस्तु या अनाज के तौर पर उनसे मेहनताना लेते हैं। यानी एक मजदूर जब किसी अन्य व्यक्ति के खेत पर फसल बोता है, फसल की रख रखाव करता है या फसल की कटाई करता है, तो वो उसके लिए एक रोजगार की तरह होता है। इससे रोजगार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं मिलती हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों की जो मजदूरी है उसमें भी फर्क होता है। इस विषय को और अधिक पढ़ने के लिए रामकली और डाला की कहानी पढ़ेंगे। रामकली और डाला दोनों खेतीहर किसान हैं। वे श्रमिकों की तरह दूसरे के खेतों में काम करते हैं। उन्हें सारा साल काम ढूंढते रहना पड़ता है। आजकल उन्हें काम मिलना कम हो गया है क्योंकि बड़े किसानों ने काम के लिए मशीनें खरीद ली हैं। उन दोनों को कम वेतन पर काम करना पड़ता है। अब वो मजदूरी करके गुजारा कैसे करते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी का काम करने वाला एक भूमिहीन किसान है। इसका मतलब है कि उसके लगातार काम ढूंढने के बाद उसे कोई काम मिलता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वेतन 300 रुपये निर्धारित किया गया है, लेकिन डाला 160 रुपये भी मिले तो काम करने को तैयार हो जाता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। स्पर्धा का मतलब उन लोगों में ये होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा काम करेगा, लेकिन लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम हासिल करना चाहते हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों और बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से, गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की जो दर होती है, जिसे हम ब्याज दर बोलते हैं, वो बहुत ऊंची होती है और उन्हें यह कर्जा चुकाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ब्याज की दर का मतलब होता है कि जब एक किसान कहीं से ऋण लेता है तो वो कितना ब्याज उसके लिए चुकाता है और कितने वक्त में चुका पाता है। अब हम पढ़ेंगे श्रम की व्यवस्था। भूमि के पश्चात श्रम का दूसरा आवश्यक कारक है। ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है बहुत अधिक कमाने के लिए। इस बात को हमने पिछली कहानी रामकली और डाला से समझ लिया है। हमने देखा कि 300 रुपये का निर्धारण होने पर भी 160 रुपये में काम करने को तैयार हैं लोग। अब हम पढ़ेंगे इसी से जुड़ी एक कहानी सविता की। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वहाँ एक बड़े किसान
तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लिया जाता है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए ऋण देने को तैयार हो जाता है। वह ब्याज की एक ऊंची दर है, लेकिन सविता इस ऋण को लेने के बाद ये वादा करती है, ये वचन देती है कि कटाई के मौसम में वह श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तेजपाल के यहाँ मजदूरी करेगी। देखिए, सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो 300 रुपये है और यहाँ वो 100 रुपये प्रतिदिन पर भी काम करने को तैयार है। मुश्किल होता है 3 बच्चों की माँ के रूप में सविता को अपनी इन जिम्मेवारियों को निभाना, फिर भी वह इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती की बचत करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री की। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग करके भूमि पर गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई भी हो जाती है, उत्पादन तैयार हो जाता है, यानी फसल भी तैयार हो जाती है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? क्या वो सारा गेहूं अपने लिए रख लेते हैं अथवा कुछ गेहूं को बेचकर वो पैसे भी कमाते हैं? सविता कोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है। अधिशेष फसल का अर्थ है वो फसल जो हमारे खाने के बाद बच जाती है। छोटे किसानों के पास इस तरीके की फसल बहुत कम होती है क्योंकि उनका कुल उत्पादन वैसे ही बहुत कम होता है, तो बाजार में व्यापारी की भांति गेहूं बेचना या फसल बेचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। हाँ, जो गांव के बड़े किसान हैं जैसे तेजपाल सिंह को अपने समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजार में बेचता है और अच्छी कमाई कर पाता है। तेजपाल सिंह इस कमाई से क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में जमा किया था। बाद में उसे इन पैसों का उपयोग सविता जैसे छोटे किसानों को ऋण देने के लिए किया और इससे उसे दोहरा लाभ हुआ क्योंकि ब्याज की दर पर भी उसने बहुत सारा मोटी रकम जो थी इन छोटे किसानों से वसूल की थी। आइए अब हम पढ़ते हैं पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, हमने देखा पालमपुर में खेती एक मुख्य आर्थिक क्रिया है। हम कुछ गैर आर्थिक कृषि उत्पादन क्रियाओं पर भी विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। इनमें सबसे पहला काम है डेयरी उद्योग। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित आर्थिक क्रिया है। डेयरी उद्योग है क्या? पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को पालना, इनसे दूध प्राप्त करना और उसे पास के निकटवर्ती गांव रायगंज या शाहपुर के व्यापारियों को बेच देना। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेचा जाता है।